Welcome to the CPC lecture series. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डेयर फेलोज़, हम रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पढ़ चुके हुए हैं और उनके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल हैं CPC की लेक्चर सीरीज़ के अंदर। आप प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। आज हम उनसे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 12 के अंदर। सेक्शन 12 बेसिकली बार टू फर्दर सूट के साथ डील करता है, यानी मज़ीद नालिश की ममानियत, मज़ीद दावा दायर करने की ममानियत। अब वो क्यों है और अगर ममानियत है तो फिर हमने क्या करना है, ये हम सेक्शन 12 की जब बेयर एक्ट की रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा। तो हम अगर देखते हैं सेक्शन 12 को, तो ये कहता है वेयर अ प्लेंटिफ इज़ प्रिकलेटेड बाय रूल्स, यानी रूल्स की जानिब से। अब ये CPC सेक्शंस और ऑर्डर के ऊपर मुहित है और ऑर्डर बेसिकली रूल्स के ऊपर मुहित है। तो वो कहता है कि जब किसी प्लेंटिफ को रूल्स ने रोक दिया हो फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट, कि आपने मज़ीद दावा दायर नहीं करना इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, एक ख़ास बिनाए दावा की बुनियाद पर, एक ख़ास कॉज ऑफ एक्शन की बुनियाद पर भाई आपने दावा दायर नहीं करना। रूल्स ने मना किया हो कि भाई आप जो है इस कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दावा दायर नहीं कर सकते। अब मैं आपको फर्दर जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आगे वो कहता है ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट टू विच दिस कोड अप्लाइज। वो कहता है कि भाई जब रूल्स ने मना कर दिया है एक प्लेंटिफ को कि भाई आपने इस कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दावा दायर नहीं करना मज़ीद, तो फिर वो किसी ऐसी अदालत में वो दावा दायर नहीं कर सकता जहाँ पर ये CPC जो है एप्लीकेबल हो, जहाँ पर CPC का इतलाक़ होता हो। अब ये कैसे हो सकता है कि रूल्स किसी शख्स को जो है वो मना कर दें, रोक दें कि भाई आपने फ़र्दर सूट जो है वो फ़ाइल नहीं करना। तो अगर हम ऑर्डर 2 का जो है रूल 2 देखें, या फिर ऑर्डर 9 का रूल 9 देखें, या ऑर्डर 22 का रूल 9 देखें, या ऑर्डर 23 का रूल 1 देखें, तो ये कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं प्लेंटिफ को कि भाई आपने इस कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा जो है दावा दायर नहीं करना। अब ऑर्डर 2 का रूल 2 बेसिकली कहता है कि एक शख्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने दावा में जितना चाहे क्लेम कर सकता है, यानी जो उसकी इन्फ्रिंजमेंट हुई है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो उसमें से कुछ क्लेम छोड़ भी दे तो कोई इशू नहीं है, वो थोड़े क्लेम के ऊपर भी अपना सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत एक बार एक बंदे ने एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर सूट फाइल कर दिया, उसने जितना क्लेम किया बस वही उसका नसीब में लिखा गया, अब वो डिग्री हो या ना हो, ठीक है। यानी वो बंदे का जो क्लेम है उसके ऊपर दोबारा से वो सूट फाइल नहीं कर सकता। ये ऑर्डर 2 रूल 2 हमें कहता है, ठीक है जी। अब सेक्शन जो 12 है इसकी क्लॉज 1 भी यही कहती है। अब अगर हम ऑर्डर 9 रूल 9 को देखें तो वो ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ की अपनी किसी गलती की वजह से, उसके डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर दावा डिसमिस हो गया है, सूट डिसमिस हो गया है, तो फिर भी वो उस कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा नया सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरीके से ऑर्डर 22 का रूल 9 है, ऑर्डर 23 का जो है रूल 1 है। अब ऑर्डर 22 रूल 9 ये कहता है कि भाई एक सूट जो है वो किसी प्लेंटिफ की इंसॉल्वेंसी की वजह से जो है वो डिसमिस हुआ है, तो उसके ऊपर भी वो नया सूट फाइल नहीं कर सकता। 23 का रूल 1 ये कहता है कि भाई अगर एक बंदा जो है वो अपना सूट विड्रॉ कर चुका हुआ है, या किसी डिफेंडेंट की हद तक उसने रोक दिया है कि भाई इस बंदे की हद तक जो है मेरा इसके साथ कोई तजाद नहीं है, तो उस बुनियाद पर भी वो दोबारा उस शख्स के ऊपर दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता। इनको जब हम ऑर्डर पोर्शन में आएंगे तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेक्शन 12 है उसकी क्लॉज 1 हमें ये कहती है कि जब एक बंदा, एक प्लेंटिफ रूल्स की जानिब से जो है रोक दिया गया हो उस कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दावा दायर करने से, तो उसको इजाज़त नहीं है कि वो दावा दायर करे, ठीक है। ये है क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है ये इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, और सुनने में भी आता है कि 12(2) की एप्लीकेशन, तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी प्रैक्टिस के अंदर ज़रूरत पड़ती है। क्लॉज 2 कहती है वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। एक बंदा है,
ठीक है। अब यहाँ पर लफ्ज़ पर्सन को ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर लफ्ज़ पर्सन का इस्तेमाल किया गया है। वो बंदा चैलेंज करता है वैलिडिटी को किसी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री की। क्यों करता है? ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। वो प्ली ये लेता है कि भाई उसके साथ धोखा हुआ है या गलत बयानी हुई है या अदालत को जो है इख्तियार समात ही हासिल नहीं था उस मुकदमे को सुनने के लिए। तो फिर क्या होगा? ही शैल सीक हिज रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट विच पास्ड द फाइनल जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, नॉट वाया सेपरेट सूट। वो कहता है कि अगर इन प्लीज़ में से कोई एक प्ली ले लेता है कि भाई उसके साथ फ्रॉड हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन का इशू था, तो भाई वो उस अदालत में जाकर एप्लीकेशन देगा जिस अदालत ने जो वो ऑर्डर है या जो डिक्री है या जजमेंट जो है वो पास की है, उस अदालत में जाकर एप्लीकेशन देगा, नया सूट फाइल नहीं कर सकता। ये है हमारे सेक्शन 12 की क्लॉज जो है 2। अब अगर हम इसकी डिटेल में जाएं और ये समझने की कोशिश करें कि भाई 12(2) है क्या, तो जब एक बंदा जो है उसको लगता है कि भाई उसके अगेंस्ट ये जो डिक्री है, ऑर्डर है या जजमेंट है, ये फ्रॉड की बुनियाद पर जो है वो पास की गई है या मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है, इसके साथ कुछ गलत बयानी की गई है या अदालत को जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, उसने ऐसे ही फैसला सुना दिया है, तो फिर वो क्या करेगा? एक एप्लीकेशन लिखेगा उसी अदालत को अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 2 12(2) की एप्लीकेशन, और उसमें डिटेल के साथ वो तमाम तर पर्टिकुलर्स लिखेगा, वो तमाम तर डेटा लिखेगा कि भाई इस तरीके से उसके साथ फ्रॉड हुआ है या इस तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, मुझे पता नहीं चला और अदालत ने डिक्री पास कर दी है। और वो एप्लीकेशन जब सबमिट करवाएगा तो अदालत क्या करेगी? अदालत फिर एविडेंस को देखेगी, ठीक है, कि भाई ये बंदा वाकईतन ठीक कह रहा है। अब देखें, अदालत कभी भी कानून जो है कभी भी शख्स को सुने बगैर उसके अगेंस्ट फैसला नहीं दे देता, ठीक है। एक बंदा कह रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो वो उसके ऊपर एविडेंस पेश करेगा। अदालत को लगेगा कि भाई वाकईतन इसके साथ ज़्यादती हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या अदालत को जुरिस्डिक्शन ही हासिल नहीं थी, एविडेंस को देखने के बाद वो उसकी फेवर में जो है फैसला दे देगी। अब इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि एक बंदा जो है वो ये क्लेम करता है कि भाई ये जो डिक्री पास हुई है ये पर्ज्ड एविडेंस की बुनियाद पर हुई है, यानी मुद्दई ने झूठा गवाह पेश किया था इसलिए डिक्री हासिल कर ली है, तो वहाँ पर आप 12(2) की एप्लीकेशन का सहारा नहीं ले सकते। भाई वहाँ पर जो है वो पर्ज एविडेंस या जो फ्रॉड हुआ है वो डिक्री की हद तक है, जो एविडेंस आ गया है उसकी हद तक ये फ्रॉड नहीं है। अगर एविडेंस में कोई रद्दोबदल है तो वो आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये साबित करना है और आपने अपनी क्रॉस एग्जामिन में ये साबित करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए आपका वकील ये साबित करेगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है। अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन में ये साबित नहीं कर सके कि ये पर्ज एविडेंस था, तो डिक्री आने के बाद आप सेपरेट ये एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते कि भाई 12(2) के अंडर जो है कि अदालत को बताएं कि ये जो फ्रॉड हुआ है पर्ज एविडेंस था, तो ये वहाँ पर जो है ये पर्ज एविडेंस की बुनियाद पर आप 12(2) की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। अब उसके साथ हमने ये देखा कि 12(2) में वेयर अ पर्सन, यहाँ पर लफ्ज़ पर्सन इस्तेमाल किया गया है, तो पर्सन से मुराद कोई भी शख्स हो सकता है। यानी यहाँ पर फरीक मुकदमा, पार्टी टू सूट की बात नहीं हो रही है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की बात नहीं हो रही कि सिर्फ डिफेंडेंट जो है वो दे सकता है या प्लेंटिफ जो है वो दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी बंदा जिस बंदे का राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो, जो बंदा जिस बंदे के मतलब है कि राइट्स को वायलेट किया जा रहा हो, तो वो बंदा 12(2) की एप्लीकेशन दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी टू सूट हो। इवन के एक ट्रांसफ़र पेंडेंटी लाइट होता है, तो वो जो ट्रांसफरी है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है 12(2) की। पेंडेंटी लाइट से मुराद ये है कि एक जो है दावा चल रहा था और उसी के दौरान दावा चलते हुए एक प्रॉपर्टी एक बंदे से दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो गई। अब जो प्रॉपर्टी का नया जो है ओनर है, जो नया मालिक है, तो वो बंदा भी जो है 12(2) की एप्लीकेशन दे सकता है। या कोई डिक्री जो है वो एक बंदे से दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र होती है, तो वो जिसके यहाँ ट्रांसफ़र हुई है वो बंदा भी 12(2) की एप्लीकेशन दे सकता है। तो ये बेसिकली हमने जो है पढ़ा सेक्शन 12 को, जो बार कर रहा है फर्दर सूट से। क्लॉज 1 हमें ये बताती है कि जब रूल एक बंदे को मना कर दें तो वो दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकता, और जो इसकी क्लॉज 2 है वो हमें ये बताती है कि जब एक डिक्री जो है मिसरिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर
फ्रॉड की बुनियाद पर या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पर हासिल की जाए तो उसको कैंसिल करवाने के लिए आप एप्लीकेशन देंगे, आप फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से हमें रेस सबजुडिस में हमने पढ़ा था या रेस जुडिकाटा में हमने पढ़ा था कि आप हम फर्दर सूट नहीं फाइल कर सकते, तो यहाँ पर हम सूट तो फाइल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक एप्लीकेशन की जो रेमेडी है वो अवेलेबल है। हम एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब देखें, वकील बनने के बाद हमारे पास ऐसे बहुत से मामलात आते हैं। एक जो है एक बंदा आता है हमारे पास जिसके राइट इन्फ्रिंज हो रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि भाई हम इस एग्रीव्ड बंदे के साथ क्या करें, इसको किस तरीके से जो है इसको हम रिलीफ लेके दे सकते हैं। तो जब हम किसी सेक्शन को या किसी प्रोविज़न को डिटेल के साथ पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जो है अटैच करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उस बंदे को जो हमारे पास आ रहा है, जिसके राइट इन्फ्रिंज हुए हैं या जो एक एग्रीव्ड पार्टी हमारे पास बतौर क्लाइंट आ रही है, तो हम उसको रिलीफ दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं और हमें किसी मतलब है कि किसी सीनियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई हमारी रहनुमाई करें। लेकिन अगर हमारी प्रोविजंस के ऊपर, बेयर एक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं है और हमने जस्ट पेपर पास करने के लिए पढ़ा है, तो फिर हमें सरकार लिफाफे भी उठाने पड़ते हैं। सीनियर लॉयर्स के पास जो है वो भी अपना कीमती वक्त देना पड़ता है। देखें, जब आप LLB के बाद जा रहे हैं, 5 साल आपने LLB के ऊपर लगाए और 10 साल आप एक सीनियर के चैम्बर पर बैठे रहें, तो आपकी जवानी तो यहीं गुजर गई। फिर आप सारी ज़िंदगी सीनियर नहीं हो सकते, आपके लिए फिर मसाइल बढ़ते जाएंगे। अगर आपने शुरू से ही मेहनत की है और लाइसेंस मिलने के बाद आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दी है, तो आप बहुत जल्द एक्सेल कर जाएंगे। ये जो आपको लॉयर पढ़ाने आते हैं LLB के दौरान, ये भी भाईजान वकला ही होते हैं, यही आपके सीनियर्स हैं। आपने इन्हीं से सीखना है। आपने यहाँ से सीख कर फिर अलग से, अब एक MBBS बंदा कर रहा है, वो 5 साल MBBS करता है और फिर जनाब 10 साल एक प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर खड़ा रहता है, तो खाक उस MBBS का फ़ायदा आया। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने LLB की है और फिर आप LLB के बाद 10 साल किसी सीनियर के पास खड़े रहते हैं और आपको पता ही कोई नहीं है कि जनाब वाला बेयर एक्ट हमें क्या कह रहा है, प्रोविजंस क्या कह रही हैं, लॉ क्या कह रहा है, तो आपने जो है एक्सेल नहीं कर सकना अपनी फील्ड के अंदर। तो बेयर एक्ट के ऊपर महारत जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम सेक्शन 13 को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।